यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान के प्रेजेंट होने के बावजूद भारत ने बिना मीटिंग अटेंड किए वो कर दिखाया जो पाकिस्तान मीटिंग में रहते हुए और प्रेसिडेंट होते हुए भी नहीं कर पाया। टाटा मोटर्स अपने इतिहास की कौन सी सबसे बड़ी डील साइन करने जा रही है और भारत ने यूनाइटेड नेशंस में जाकर इजराइल को गाजा की सिचुएशन के ऊपर क्या सीख दी है और सबसे इंपॉर्टेंट 2 स्टेट सॉल्यूशन के ऊपर अब इजराइल को क्या धमकी मिली है। काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में, जहां पर भारत को एक बहुत ही बड़ी डिप्लोमेटिक विन मिली है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है। दरअसल जुलाई महीने के लिए सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी पाकिस्तान के पास थी, इसलिए सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग्स और ड्राफ्ट्स में पाकिस्तान का भी रोल होता था और उनमें पाकिस्तान को भी इंक्लूड किया जाता था। अब हुआ ये कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सैंक्शंस कमेटी की मीटिंग हुई और इन्होंने 36 सपोर्ट एंड सैंक्शंस मॉनिटरिंग रिपोर्ट तैयार की, जिसमें दुनिया भर के आतंकी संगठन, इंडिविजुअल्स और आतंकी एंटिटीज के बारे में और जो उन्होंने क्राइम्स किए उनके बारे में मेंशन किया जाता है। अभी जो रिपोर्ट बनाई जाती है इसमें दैश आतंकी संगठन, अल कायदा आतंकी संगठन और दुनिया के कई सारे बड़े बड़े आतंकी संगठनों को मेंशन किया जाता है। हुआ ये कि इस बार जब ये सैंक्शंस मॉनिटरिंग कमेटी की मीटिंग हुई और फ्रेश रिपोर्ट बनाने के ऊपर सभी देश आपस में चर्चा कर रहे थे, वहां पर जम्मू कश्मीर में हुए पहलगाम हमले के बारे में भी चर्चा हुई। एंड इस चर्चा के बाद ये डिसाइड हुआ कि पहलगाम हमले के लिए दोषी द रेजिस्टेंस फ्रंट नाम का ये जो आतंकी संगठन है उसको भी इस रिपोर्ट में मेंशन किया जाएगा। इसके साथ ही फैसला किया गया कि पाकिस्तान के लश्कर-ए-तैयबा आतंकी संगठन का भी नाम मेंशन किया जाएगा, जिसने द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी कि TRF नाम का आतंकी संगठन खड़ा किया है। पाकिस्तान ने काफी कोशिश की लश्कर-ए-तैयबा और TRF का नाम इस रिपोर्ट में मेंशन ना किया जाए और दोनों का नाम इसमें से डिलीट हो जाए, लेकिन अब क्योंकि पाकिस्तान के पास ना ही वीटो है और ना ही दूसरे किसी परमानेंट मेंबर ने पाकिस्तान का साथ दिया, इसलिए सैंक्शंस मॉनिटरिंग कमेटी की जो 36 रिपोर्ट आई है इसमें पहलगाम हमले के दोषी के तौर पर द रेजिस्टेंस फ्रंट और पाकिस्तान बेस्ड लश्कर-ए-तैयबा दोनों का ही नाम मेंशन किया गया है। अब ये पहली बार है जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने अपनी किसी रिपोर्ट या फिर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के अंदर द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी कि TRF को मेंशन किया हो। न्यूज आ रही है कि भारत ने अमेरिका के साथ साथ सिक्योरिटी काउंसिल की सैंक्शंस कमेटी को भी इररिफ्यूटेबल एविडेंस दिए हैं जो ये प्रूव करते हैं कि TRF का लिंक पाकिस्तान बेस्ड लश्कर-ए-तैयबा से है और ये जो पहलगाम के अंदर हमला हुआ था जिसमें एक धर्म विशेष के लोगों को टारगेट किया गया, उसमें पाकिस्तान के भेजे आतंकी भी शामिल हैं। इसलिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को ये बहुत ही बड़ी जीत हासिल हुई है। कुछ समय पहले अमेरिका ने भी TRF को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट में डालकर इसको लश्कर-ए-तैयबा का प्रॉक्सी घोषित किया था। गुड न्यूज ये है कि चाइना ने इस बार भारत का रास्ता ब्लॉक नहीं किया। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो सैंक्शंस कमेटी होती है उसमें 15 देश सदस्य होते हैं, 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट। अगर एक भी परमानेंट देश किसी भी रिपोर्ट या फिर रेजोल्यूशन के ऊपर ऑब्जेक्शन करे तो फैसला बदल जाता है, लेकिन चाइना ने इस बार पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। और वैसे भी रिसेंटली देखा जा रहा है कि भारत और चाइना के रिलेशंस वापस से ऑन ट्रैक आ रहे हैं और ये उसी का एक एग्जाम्पल है कि इस बार चाइना ने भारत का रास्ता ब्लॉक नहीं किया। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और अमेरिका को लेकर। दरअसल यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ ट्रेड डील के ऊपर कमेंट करते हुए कहा है कि भारत के ऊपर 20 से 25% तक के हाई टैरिफ्स लग सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी कुछ ही घंटे पहले एक स्टेटमेंट दी जिसमें उन्होंने कहा कि भारत मेरा दोस्त है। भारत ने मेरी रिक्वेस्ट करने पर यानी कि मेरे आग्रह करने के ऊपर पाकिस्तान के साथ युद्ध को रोक दिया था, लेकिन मसला ये है कि भारत के साथ ट्रेड डील फाइनलाइज नहीं हो पा रही है। भारत अच्छा दोस्त तो है, लेकिन भारत भी बेसिकली अमेरिका के प्रोडक्ट्स के ऊपर बाकी देशों के मुकाबले सबसे हाई और सबसे ज्यादा टैरिफ चार्ज कर रहा है, इसलिए भारत के ऊपर हाई टैरिफ्स लग सकते हैं। वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने ऑफिशियली भारत के लिए टैरिफ्स अनाउंस नहीं किए थे। आज 30 जुलाई है और डेडलाइन है 1 अगस्त की, यानी कि परसों तक की। भारत और अमेरिका की ट्रेड टीम्स अभी भी ऑनलाइन वर्चुअल मोड से कंसल्टेशंस कर रही हैं, इसलिए एंड मोमेंट के ऊपर भी ट्रेड डील क्रैक हो सकती है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है यूनाइटेड नेशंस को लेकर। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि यूनाइटेड नेशंस में भारत ने गाजा के लोगों की ह्यूमैनिटेरियन कंडीशन के ऊपर कड़ा विरोध प्रकट किया है। रिसेंटली गाजा में भूखमरी और स्टारवेशन के कारण वहां पर कई सारे बच्चों की जान गई थी। इजराइल ने गाजा में फूड सप्लाईज के ऊपर काफी स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस लगाई थी, जिसके कारण पूरे गाजा के अंदर वहां पर फूड शॉर्टेज हो गई थी और हालात इतने गंभीर हो गए कि लोग भूख के कारण मरने लगे। अंडर नरिशमेंट के कारण 8 से 10 साल की कम उम्र के बच्चों की कंडीशंस वहां पर सबसे ज्यादा क्रिटिकल है। और जब ये विजुअल्स पूरी दुनिया में फैले तो ना सिर्फ मुस्लिम कंट्रीज बाकी कई सारी वेस्टर्न और यूरोपियन देशों ने भी इसके ऊपर इजराइल का विरोध किया एंड इसके लिए इजराइल की कड़ी आलोचना की। इवन डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसको डिनाई नहीं किया। अब भारत भी उन देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है जिन्होंने गाजा के लोगों के लिए अनइंटरप्टेड और नॉन स्टॉप यानी कि बिना रुकावट के गाजा के लोगों के लिए लगातार ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ मटेरियल पहुंचाने देने की परमिशन मांग की है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है।
पिछले कल यूनाइटेड नेशंस में इजराइल फलस्तीन के 2 स्टेट सॉल्यूशन के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी और उसी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेते हुए यूनाइटेड नेशंस में भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव पी हरीश सर ने कहा कि भारत का मानना है कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जिंदगी बनाए रखने के लिए बहुत ही जरूरी है और इसको पॉलिटिक्स या फिर कॉन्फ्लिक्ट से हमेशा ही अलग रखना चाहिए, यानी कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस गाजा के लोगों को लगातार भेजी जानी चाहिए। इसके आगे भारत ने कहा कि गाजा में फलस्तीनियंस को फूड, फ्यूल और बाकी नेसेसिटीज, इन चीज़ों का पूरा एक्सेस दिया जाए, वो भी बिना किसी रुकावट के। इसके बाद पी हरीश सर ने कहा कि अब हमको अपनी कोशिशों को इस बात के ऊपर केंद्रित करना होगा कि डायलॉग और डिप्लोमेसी के जरिए कैसे एक 2 स्टेट सॉल्यूशन तक पहुंचा जाए, जिसमें दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज सीधे एक दूसरे के साथ बातचीत करें। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के पहलू के ऊपर भी तुरंत ध्यान और तुरंत एक्शन लिया जाना चाहिए। गाजा के अंदर ह्यूमन सफरिंग्स यानी कि इंसानी पीड़ा लगातार बढ़ते जा रही है। हजारों लोग मार दिए गए हैं और कई हजार घायल कर दिए गए हैं। कई सारी मेडिकल फैसिलिटीज या तो पूरी तरह से डैमेज कर दी गई हैं या फिर पूरी तरह से तबाह हो गई हैं। गाजा के बच्चों की पढ़ाई पिछले 20 महीने से ज्यादा से रुक गई है। ह्यूमैनिटेरियन मदद बिना किसी रुकावट के पहुंचनी चाहिए, ये कहना है भारत का, यानी कि गाजा में तुरंत सीज फायर हो, बिना किसी रुकावट के गाजा के लोगों को फूड और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस लगातार मिलती रहे और सारे होस्टेजेस को रिलीज किया जाए और साथ में डायलॉग और डिप्लोमेसी का रास्ता अपनाया जाए। वैसे आपको लग रहा होगा कि भारत इजराइल के खिलाफ स्टेटमेंट दे रहा है, लेकिन ना सिर्फ भारत, अब दुनिया का ऑलमोस्ट हर एक देश इजराइल को यही कह रहा है कि ये जो गाजा के अंदर जो उसका मिलिट्री ऑपरेशन है, इसको जल्दी से खत्म कर दिया जाए। और काफी सारे देशों के प्रेशर के बाद ही इजराइल ने दुनिया के बाकी देशों को भी गाजा में फूड सप्लाईज और खाने पीने का सामान पैराशूट की मदद से एयर ड्रॉप करने की परमिशन दे दी है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है टाटा मोटर्स को लेकर, जो अपने इतिहास की सबसे बड़ी ग्लोबल डील साइन करने जा रही है। आपको याद होगा टाटा मोटर्स ने साल 2008 में अपनी हिस्ट्री की सबसे बड़ी एक्विजिशन की थी। $2.3 बिलियन की डील में टाटा कंपनी ने ब्रिटिश लग्जरी ब्रांड जैगुआर लैंड रोवर को टेक ओवर किया था। और अब न्यूज निकल कर आ रही है कि टाटा मोटर्स कंपनी इटालियन ट्रक ब्रांड इवेको को परचेज करने जा रही है और इस डील की कीमत $4.5 बिलियन बताई जा रही है। अब ये डील टाटा मोटर्स कंपनी की सबसे कॉस्टली और पूरे टाटा ग्रुप की दूसरी सबसे कॉस्टली एक्विजिशन होने वाली है। साल 2007 में टाटा कंपनी ने यूरोपियन स्टील कंपनी कोरेस को परचेज किया था और वो डील अप्रोक्सीमेटली उस समय $12 बिलियन की हुई थी और आज तक वही डील टाटा ग्रुप की सबसे कॉस्टली डील है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और सीरिया को लेकर। पिछले कल हमने आपको बताया था कि बशर अल असद के तख्ता पलट के बाद सीरिया में अहमद अल शारा ने गवर्नमेंट बना ली है, जिसके रूल में सीरिया के अंदर माइनॉरिटीज और ड्रूज कम्युनिटी का कत्लेआम हो रहा है। पिछले कल ही न्यूज आई थी कि भारत में सुरेश कुमार सर, जो विदेश मंत्रालय में वेस्ट एशिया और नॉर्थ अफ्रीका डिवीजन के हेड हैं, इनको सीरिया भेजा है और इन्होंने पिछले कल सीरिया के विदेश मंत्री असद अल शाइबानी के साथ मीटिंग की है। और आज नेक्स्ट डे ये न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत ने अब सीरिया को 5 मैट्रिक टन की एसेंशियल मेडिसिन, वैक्सीन, ड्रग्स और दवाइयां भेजी हैं और इसमें एंटी कैंसर मेडिसिन और एंटीबायोटिक भी शामिल है और ये सब कुछ असिस्टेंस के तौर के ऊपर भेजा गया है, जिसका मतलब है कि ये फ्री में भारत ने सीरिया को एड दी है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है फिलीपींस और भारत को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि फिलीपींस के प्रेसिडेंट FR मार्कोस जूनियर अगले हफ्ते भारत की विजिट के ऊपर आ रहे हैं। आपको याद दिला दूं, फिलीपींस वही देश है जिसने साल 2022 में भारत से ब्रह्मोस मिसाइल परचेज की थी। साउथ चाइना सी में समुद्री अधिकार क्षेत्र को लेकर फिलीपींस और चाइना की नेवी का आपस में टकराव होता रहता है, इसलिए फिलीपींस भारत के लिए इंपॉर्टेंट देश है और पॉसिबिलिटी है कि इस विजिट में दोनों देशों के बीच कोई नई डिफेंस डील साइन हो जाए। नेक्स्ट अपडेट आ रही है ब्रिटेन से और वो भी इसी गाजा कॉन्फ्लिक्ट से संबंधित है। 2 दिन पहले हमने डिस्कस किया था कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के ऊपर उनकी पार्टी और MP से प्रेशर डाल रहे हैं कि जैसे फ्रांस ने फलस्तीन को एक इंडिपेंडेंट देश के तौर के ऊपर मान्यता देने का फैसला किया है, वैसे ही ब्रिटेन भी फलस्तीन को एक इंडिपेंडेंट नेशन के तौर के ऊपर मान्यता दे दे। अब इसके बाद ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने ऑफिशियली इजराइल को एक वार्निंग देते हुए एक तरह से धमकी दी है कि अगर इजराइल ने ब्रिटेन की बात नहीं मानी तो वो भी फ्रांस की तरह अगले यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के सेशन में फलस्तीन को एक देश के तौर के ऊपर मान्यता दे देंगे। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। ब्रिटिश गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टारमर ने कंडीशन रखी है कि इजराइल की सरकार को गाजा में हो रहे भयानक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को खत्म करने और सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। दूसरी कंडीशन है कि सीज फायर साइन करना होगा। तीसरी कंडीशन है कि इजराइल ये प्रूव करे कि वो वेस्ट बैंक और गाजा को अनेक्स ना करे, यानी कि इजराइल गाजा के ऊपर कब्जा ना करे और अपनी सेना को गाजा से वापस पीछे हटा दे। और चौथी कंडीशन है इजराइल एक लॉन्ग टर्म पीस प्रोसेस के लिए प्रतिबद्धता दिखाए। ये कंडीशंस रखी हैं ब्रिटेन ने इजराइल के सामने और ब्रिटिश गवर्नमेंट का कहना है कि अगर इजराइल की सरकार ये सब करने में फेल साबित होती है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इस साल के जनरल असेंबली के सेशन के स्टार्ट होने से पहले ही फलस्तीन को एक इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में रिकॉग्नाइज कर देगी। एंड ऐसा करने वाला ब्रिटेन फ्रांस के बाद G7 का दूसरा देश होगा।
क्योंकि फ्रांस ने तो कंफर्म कर दिया है कि वो इस साल जनरल असेंबली सेशन में फ़लस्तीन को एक इंडिपेंडेंट नेशन का दर्जा दे देंगे। ब्रिटेन G7 की सेकंड कंट्री होगी जो फ़लस्तीन को रिकॉग्नाइज करेगी और इस बात की पॉसिबिलिटी जताई जा रही है कि ब्रिटेन और फ्रांस के बाद कनाडा भी आगे चलकर ब्रिटेन और फ्रांस को फॉलो करे। अब देखना ही होगा कि इजराइल इस धमकी, वार्निंग्स या फिर इन कंडीशंस का क्या करता है, क्योंकि अगर सामने से हमास आतंकी संगठन ही इजराइल के साथ कोऑपरेट नहीं करता है तो फिर इजराइल एक तरफा सीजफायर कैसे कर पाएगा। कहने का मतलब है कि इजराइल के लिए टफ टाइम स्टार्ट हो गया है, क्योंकि G7 की कंट्रीज उसका साथ नहीं दे रही हैं। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।